ठीक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज सीयूटी की 9th नंबर की क्लास है जिसमें हम आपके साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स में एरेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके जो थ्योरी नोट्स होंगे वो आपको इसी क्लास के नाम से मिलेंगे। ठीक है, जो थ्योरी नोट्स होंगे वो आपको इसी क्लास के नाम से मिलेंगे। अभी अपलोड हो जाएंगे। सीयूईटी कंप्यूटर क्लास 9th नंबर, ये नाम होगा। ठीक है, ये फोल्डर होगा एक्चुअल में, मतलब। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको ये कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलो शुरू करें। एक बार फिर बता देते हैं कि इसके जो थ्योरी नोट्स होंगे वो इसी क्लास के नाम से आपको मिलेंगे। जो क्लास का नाम है वही आपको फोल्डर का नाम मिलेगा जिसमें ये पीडीएफ होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एरे होता क्या है। तो आप में से कोई भी बताए कि एरे होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया था जब हम डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे थे एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, तो मैंने आपको बताया था कि एरे होता क्या है। आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आज हम। तो जिस तरह के लगभग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, वो हम सैंपल क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आइडिया हो जाए कि एरे हमको किस लेवल पर समझना है। फिर बताऊंगा यहाँ पर कि आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जस्ट यहाँ पर हम लोग उसका एक एल्गोरिथम पार्ट पढ़ेंगे और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस उतना ही हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्योंकि एरे हो गया, चाहे स्टैक हो गया, चाहे क्यू हो गया, किसी भी चीज को आप जितना भी डिटेल में पढ़ना चाहें, बहुत वास्ट है डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस। बट ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है और इसमें कंटिगियस मेमोरी लोकेशन होता है, जो हम बोलते हैं ना, यानी स्टोर होते हैं जो भी एलिमेंट्स वो सिमिलर मैनर में स्टोर होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स यू कैन स्टोर एज कंपेरेटिव टू कि आप मल्टीपल नेम्स से उसको बनाते हो सिमिलर डेटा आइटम्स को। तो उस कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सिंगल वेरिएबल है डिक्लेयर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स को सिमिलर टाइप के, उसी को हम एरे बोल देते हैं। और एरे को मेमोरी के टर्म्स में भी हम बोलते हैं एरे इज अ कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि लगातार क्रम में एक मेमोरी का एलोकेशन होता है। ठीक है, किसी ने बोला है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच अलाउ द कंटीग्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी विद सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही बोला है आपने। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग आंसर्स करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही होती है जो लोग आंसर्स करते हैं, दैट मीन्स कि उनको आता भी है। बस ध्यान नहीं रखना है कि आंसर आप गूगल से देख के ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। Array are defined as the collection of similar types of data items stored at contiguous memory locations. So it is one of the simplest data structure where each data element can be the randomly accessed by using its index number. अब ध्यान रखना, randomly accessed कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? एरे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सीक्वेंशियल एक्सेस किसके द्वारा होता है? लिंक लिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखना है ना। कभी
छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं कि रैंडम एक्सेस किसके द्वारा होता है, तो आप बोल सकते हो एरे के द्वारा। क्यों? क्योंकि एरे को हम उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी एरे का इंडेक्स नंबर होगा आप उससे डायरेक्टली उस एलिमेंट तक एक्सेस कर लेते हैं। सो द डेटा एलिमेंट्स ऑफ द एरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी इसको बनाते वक्त नाम दिया है, तो लाइक सपोज दैट कि मैंने इसका नाम दे दिया इंट ए एरे और उसका एक साइज दे दिया, तो इसका मतलब इस ब्लॉक का नाम जो ये पूरा है ये ए डबल आर है। बस इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हर बॉक्स को उसके इंडेक्सिंग नंबर के द्वारा। बट ये पूरे एरे का नाम क्या है, ए डबल आर। ठीक है। सो एरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम, हाउ एवर ईच कैरीज अ डिफरेंट इंडेक्स नंबर कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं लाइक सपोज दैट इफ यू रिप्रेजेंटिंग द एरे फर्स्ट एलिमेंट, सो यू कैन से एरे ऑफ 0। यहां पर बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस पे इंडेक्सिंग होगी 0, यानी एरे ऑफ 0। तो यहां पर 0 से लेकर कहां तक जाएगा, n-1 तक। कहां तक जाएगा, एरे ऑफ n-1, यानी लास्ट इसका इंडेक्स होगा n-1। शुरू कहां से होगा, 0 से। और इसी को आप जब एड्रेस के टर्म पे बोलते हो, तो पहले वाले एलिमेंट जो कि ए डबल आर 0 शो कर रहा है, इसको आप बोलते हो बेस एड्रेस। क्या बोलते हो, बेस एड्रेस। जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल चूंकि हम सी और सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, जावा में पॉइंटर नहीं है। पॉइंटर का काम क्या होता है कि होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज पॉइंट टू द पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है। जिस लोकेशन पे हमने एड्रेस, जिस लोकेशन का एड्रेस हमने रखा है उसकी तरफ पॉइंट करता है। तो एरे का अगर हमें पॉइंटर में रखना पड़ेगा, तो एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, उसमें बेस एड्रेस रख देंगे और उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते जाएंगे। कैसे, पॉइंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हुए। ठीक है। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की होगी सी सी प्लस प्लस, तो उसको जो मैं कह रहा हूं समझ में 100% आ रहा होगा। बट अभी आप ज्यादा ना इस बात पर उलझे कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर कैसे काम करता है, अभी इस बात पर नहीं उलझना है। बट एरे ऑफ 0 का मतलब है कि इसका बेस एड्रेस इसमें होगा। दूसरी चीज, पहले वाले एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा है। जैसे जैसे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये हर एलिमेंट को विजिट करता जाएगा या एक्सेस करते जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सल। और ट्रैवर्सल का मतलब यही होता है कि हर एक एलिमेंट को हम एक बार विजिट कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। सो we can access any data element from the list with the help of its location in the list। जो भी आपको दिया गया है किसके द्वारा करेंगे, लोकेशन बोले, इंडेक्स बोले, एक ही बात है। मुझे लगता है यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। पहले भी हम आपके साथ में इस तरह की चीज डिस्कस कर चुके हैं। सर एरे के नेम के पहले इंट या और कुछ ले सकते हैं, जैसे फ्लोट, कैरेक्टर। यस, एरे आपका सिमिलर डेटा आइटम्स का कलेक्शन है। चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, चाहे वो डबल टाइप का हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो, पर एरे होगा। एरे का मतलब ये नहीं है कि वो इंटीजर ही हो सकता है या फ्लोट ही हो सकता है या कैरेक्टर ही हो सकता है। एरे का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स। एरे स्ट्रक्चर्स का भी बनाया जा सकता है, एरे यूनियन का भी बनाया जा सकता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ आइटम। अब उसमें जितना बड़ा स्ट्रक्चर आप ले रहे हो, जो जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, उसका कंटेक्स्ट में हम एरे यूज कर रहे हैं। लेकिन किस लिए यूज कर रहे हैं, कि वो सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स को फॉलो करेगा। चाहे वो स्ट्रक्चर्स का बनाओ, चाहे वो पॉइंटर्स का बनाओ, चाहे वो इंटीजर्स का बनाओ, चाहे वो फ्लोट का बनाओ, चाहे वो कैरेक्टर का बनाओ, किसी भी टाइप का बनाओ, पर वो करेगा सिमिलर। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने ये इंटीजर एरे बनाया, सपोज दैट ये इंटीजर एरे है, तो मैंने यहां पर पहले वाली वैल्यू में 2 डाल दिया, दूसरे में 6 डाल दिया, तीसरे में मैं कहूं 11.5 डाल दो, जो कि गलत होगा। मैं कहूं कि अगली वाली वैल्यू पे C डाल दो,
तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर आइटम्स के लिए बनाया गया, इसलिए हमें यहां पर पहले बताना पड़ता है। देखिए, जो डिक्लेरेशन होता है वो क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है वो क्या कहता है, अभी हम आपको वो भी बताएंगे आगे की स्लाइड में, पर ठीक है, पहले हम बताते हैं कि कोई ये डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम वेर नेम, और ये दो हम ब्रैकेट लगाते हैं जिसके अंदर उसका बताते हैं साइज। क्या बताते हैं? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसका साइज, यानी जो आपकी मर्जी हो, जिस टाइप का आप बनाना चाहो उस टाइप का, तो वो चाहे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप मान लो या नॉन प्रिमिटिव मान लो या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मान लो, वो डेटा टाइप कैसा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? वेरिएबल का नाम जो आपकी मर्जी हो वो दे दो, नॉट नेसेसरी कि हम ARR ही दें, AR दें, A दें, जो आपकी मर्जी वो दे लो। साइज डिपेंड करेगा कि आपको कितने वेरिएबल की नीड है, कितनी मेमोरी की नीड है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल पे आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो दैट इज अ साइज। जो आपको लगता है वो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? अभी आपको ये बात समझ में आ गई? तो हम इंटीजर टाइप के एरे में इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर करेंगे, फ्लोट टाइप के एरे में फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, कैरेक्टर टाइप के एरे में कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी चलते हैं। हाँ, होमोजीनियस टाइप बोल सकते हैं, बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अब बात करेंगे कि एरे को भी क्लासिफाई किया गया कि ये 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वन डायमेंशनल एरे का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है और उसके एलिमेंट्स होंगे। लाइक हमने मान लिया 0 1 2 3 4 5, ये एरे के एलिमेंट्स हो गए। सो दैट इज अ वन डायमेंशनल, यानी कि जिसमें वन रो है एलिमेंट्स के साथ में। सो एन array with only one row of the data elements known as a one dimensional array. It is stored in ascending storage location, बढ़ते हुए क्रम में। लाइक अगर मैंने बोला कि इसका मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस 100 है, तो ये 104 है, 108 है, 112 है, 116 है, 120 है। लगातार क्रम में आपको मेमोरी का एलोकेशन मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल लोकेलिटी। स्पेशियल लोकेलिटी का मतलब यही होता है कि नियरेस्ट ब्लॉक को एक्सेस करना। इसी को हम आगे जाकर के, ये इसका स्पेशल फॉर्म होता है इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी, स्पेशल लोकेलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे। सो एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ द मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, लाइक इट्स यूजिंग लाइक determinant or matrices, you can say. So in the like data items is, हम कह सकते हैं ये लॉजिकल व्यू होता है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रो और मैट्रिक्स के फॉर्म में, बट इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी ये लगातार क्रम में ही अरेंज होता है ना। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि रो और कॉलम के स्ट्रक्चर में आपको मेमोरी का स्ट्रक्चर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये हम उसका एक लॉजिकल बोल लेते हैं कि भाई यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 है, यहाँ पर C1 है, C2 है, C3 है, तो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स बन गया। ये हम सिर्फ अपने समझने के लिए बनाते हैं, टू डायमेंशनल हो चाहे मल्टी डायमेंशनल हो। मल्टी डायमेंशनल का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही डायमेंशन का बना सकें। आपको लगता है 3 का, आपको लगता है 4 का, आपको लगता है 5 का, तो वो एरे ऑफ एरे बनता चला जाता है। ठीक है, एक तरीके से हम एक एरे के अंदर दूसरा एरे, दूसरे अंदर के अंदर तीसरा एरे। थोड़ा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान के चलिए एक बहुत बड़ा कार्टन है, ठीक है, जिसका नाम एरे है, उसके अंदर हमने 10 पैकेट रख दिए हैं, ठीक है, किसी भी चीज के, वो भी पैक्ड हैं। हर पैकेट के अंदर भी 10 पैकेट हैं और उसके अंदर भी हमने पैकेट्स लगा दिए, तो दैट इज द एरेज ऑफ एरेस, मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब उस पैकेट के अंदर भी एरे हैं, मतलब पैकेट्स के अंदर पैकेट, फिर उसके अंदर भी पैकेट्स हैं, तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जांपल। Okay, so we can define the multi-dimensional array as an array of arrays. Multi-dimensional arrays are not bounded to the two indices or two dimension, as they can include as the many indices as per the need.
जितनी रिक्वायरमेंट आपको है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसको समझ लेते हैं। आपको अभी हम 1 और 2D का ही डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वगैरह बता देंगे, ठीक है। इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत तो बता दें, नहीं होगी आई थिंक। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत यदि लग रही है तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि मेरी जो क्लास है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देखें, नोट्स को एक बार जरूर स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली फर्स्ट टाइम में हर एक चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बेसिक लगता है और बेसिक के लिए आपको ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। पर जिन लोगों ने पढ़ा है उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारी चीजें अपने ग्रेजुएशन के टाइम में या उसके पहले भी कंप्यूटर साइंस में पढ़े होंगे, राइट। फिर एक बार बता देते हैं, वन डायमेंशनल का मतलब बिल्कुल वही क्लियर है जिसमें एक रो होगी और उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे लगातार क्रम में। टू डायमेंशनल में हमने आपको बताया कि रो और कॉलम के फॉर्म में हम उसको अरेंज करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसमें आपको जो मेमोरी लोकेशन मिलेंगी वो एक आपकी रो खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरी रो, उसके बाद तीसरी रो, उसके बाद में चौथी रो होगा, वो लीनियरी फॉर्म में। बट हम समझने के लिए उसको एक रो के नीचे दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो जमा लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। कभी भी आप उसको चेक करना, आपको नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे। सो वी कैन रिप्रेजेंट द एरे लाइक दिस, कि हम ये एक सी लैंग्वेज में ही हमने इसको दिखाया है, सी या सी प्लस प्लस में, क्योंकि बेसिक जो लैंग्वेज है हमने उसको ही अभी इसमें लिया है। ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इट डजेंट मैटर। इसलिए आप ये मत बोलना कि सर ये किस लैंग्वेज में लिखा है, हमने एक सी और सी प्लस में इसको रिप्रेजेंट करके बताया है। तो उसमें इंट मैंने अभी बताया कि टाइप है, टाइप मतलब वो डेटा टाइप है कि किस टाइप का वो हम डेटा इसमें देंगे। एरे मतलब ये है वेरिएबल का नाम, और ये जो 10 है वो है साइज, और इक्वल में हमने 10 एलिमेंट दे दिए हैं। तो इसका मतलब मेमोरी में हमारे पास में 10 ब्लॉक बन गए बेटा। कितने ब्लॉक बन गए बोलो? 10 ब्लॉक बन गए, ये 10 ब्लॉक बन गए, ठीक है, ये बन गए 10 ब्लॉक। और जैसे ही हमने इसको बोला कि 10 ब्लॉक बन गए, तो यहां पर पहले वाले का नाम ये हो गया ARRAY0। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रीफिक्स आप लगा सकते हो, array1, array2, array3, array4। तो कहां तक गए? 9 तक गए। मैंने आपसे क्या बोला था कि पहला एलिमेंट 0 से कहां तक जाएगा? लास्ट इंडेक्स n-1, और n-1 हमारा क्या हो गया? 10-1, दैट मीन्स 9। कभी भी आप अगर n से आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, दैट इज एरर, क्योंकि एरे आउट ऑफ बाउंडेड हो जाएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरह की इसमें एरर्स देखने को मिलेंगी। अगर आप जावा में करोगे तो एरे इंडेक्स आउट बाउंडेक्स करके एक एरर आती है, एक्सेप्शन देती है एक्चुअल में, वहां पर एरर्स को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, जो कि रन टाइम एरर आएगी, नॉट कंपाइल टाइम। क्योंकि रन टाइम पे ही आप 10वां नंबर का एलिमेंट, 11वें नंबर का एलिमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हो, इसलिए तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? So as per the above illustration, there are the some of the following important points। यहाँ पर हमने जो दे रखे हैं वही वाली बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें एक बार। देखिए सीक्वेंशियल एरे हम वन डायमेंशनल को लीनियर एरे बोलते हैं, सीक्वेंशियल नहीं बोलते हैं। सीक्वेंशियल इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये हम रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं, इसलिए रैंडम के साथ साथ वो सीक्वेंशियली आप एक्सेस उसको कर सकते हो, डजंट मैटर, बट रैंडम एक्सेस भी आप उसको कर सकते हो, बट सीक्वेंशियल नहीं बोलते हैं उसको, है ना। लीनियर बोलते हैं, सीक्वेंशियल नहीं बोलते हैं। सीक्वेंशियल में हम उसको किसको रखते हैं? लिंक लिस्ट को ही रखते हैं। वाई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। अगर हम चाहें तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। चाहे अगर आप मेमोरी की बात करो कि भाई मेमोरी में भी जो भी एड्रेसिंग होती है वो 0 वाले ब्लॉक से ही होती है, इसलिए
मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ऐसा क्यों किया गया, एरे का जीरो से ही स्टार्ट क्यों किया गया। क्योंकि जो हमारे मेमोरी एरिया पे हम जो ब्लॉक्स बनाते हैं, या हम कह सकते हैं मेमोरी जो एलोकेशन होता है, वो जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, n-1 तक जाती है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ मेमोरी हमें उसका इंप्लीमेंटेशन भी वैसे ही करना पड़ेगा कि एरे को जीरो से इंडेक्सिंग करके n-1 तक देना पड़ता है। अब ये मेमोरी में होता है, इसलिए हमें यहां पर वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम एक मेमोरी लोकेशन को बना रहे हैं, और मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट है कि वो जीरो से स्टार्ट होता है n-1 तक के लिए। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट की बेस एड्रेस यहां पर हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं और n-1 तक ही जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो। और ऑब्वियसली बात है कि नंबर सिस्टम हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, किसी ने सही लॉजिक लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अरे भाई, रिकॉर्डेड क्लास को आप सिर्फ 3 बार ही देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप 3 बार बहुत देख सकें, 3 बार भी बहुत हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ इतना टाइम नहीं है कि आप 3 बार नहीं 30 बार देखो। इस क्लास को आप एक बार देखोगे रिकॉर्डेड, मान के चलो, और एक बार लाइव देखोगे तो सफिशिएंट है। कितनी बार देखोगे, आपके पास में इतना टाइम थोड़ी ना है कि आप 4-4 बार देख पाओ। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। अब बात ये आती है, अगला क्वेश्चन ये उठता है कि एरे को हम यूज ही क्यों करते हैं, एरे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, बताएं जरा एक बार आप थोड़ा सा, फिर हम बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जावा में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है, बिल्कुल सही बोला है आपने। कई लोगों ने पढ़ी है, जल्दी बताएं। क्या है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग का वैल्यू नहीं। देखो, एरे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जैसे अगर हम सपोज दैट कि हमारे को मेमोरी में, इसको ऐसे समझते हैं कि मैंने बनाया एक, आपने एज्यूम किया होगा आई थिंक, इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, सपोज दैट ऐसा बना दिया। फिर मुझे लगा कि यार मुझे और 4-5 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने फिर के एल एम एन, एक तो ऐसे बना दिया। कोई कोई महान महानुभाव ऐसे भी बनाते हैं, बोले इंट ए, इंट बी, इंट सी, ठीक है, इंट डी, इंट ई। अब ये आपने क्या किया, आपको इंट टाइप के 5 वैल्यू जरूरत थी, मान को चलो ये तो 5 हैं, आपने बना दिए। आपको 10 वैल्यू बनानी थी, तो आपने चलो 10 भी लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। चलो और मान लो आपको 100 बनानी है, ऐसे 1000 वेरिएबल बनाने इंटीजर टाइप के, तो क्या आप लिखते रहेंगे ऐसे, आप तो एबीसीडी भूल जाएंगे कहां तक, 26 तक, 26 के बाद कहां आओगे, A1 A2 A3। फिर आपको अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है, कोई एलिमेंट को शॉर्ट करना है, तो हाउ, कैसे करोगे, बताओ, दिमाग लगाओ, क्योंकि रियल टाइम में आपको 5-10 वेरिएबल नहीं लगेंगे। आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो हर चीज को ध्यान में रख के बनाते हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 4 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं, वो हजारों लोगों के लिए एप्लीकेबल हो। आप वो चीज बनाते हो जिसमें हम मिलियंस ऑफ डेटा, मतलब आप बोल सकते हो कि जीबीज में आप डेटा स्टोर करते हो बेसिकली, तो उसमें आप डेटा क्या रखोगे, उस डेटा में कितनी वैल्यूज आपको स्टोर करानी पड़ेगी, ये आपको नहीं पता, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट, कि उसको कितने लोग एक्सेस करते हैं, उस डेटा पर कितने लोग को स्टोर किया जा रहा है, तो आपको नहीं मालूम। तो क्या बेटर होता है कि भाई आप इस तरह से करोगे, नहीं करोगे। आपको 1000 लोगों का रिकॉर्ड रखना है, तो आप कैसे रखोगे 1000 लोगों का रिकॉर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल, नहीं। और आप रख भी दो एक बार, तो सर्च करने में मुश्किल है, सोचो ना, सर्च करने में मुश्किल है। अगर मैं आपको
1000 लोगों के अलग अलग फॉर्म दे दूं, अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज करके नहीं रखेंगे तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि भैया कहाँ रख रहे हो आप। वही मैं आपसे कहूं कि एक फाइल बना दीजिए एडमिशन फाइल, तो आप एडमिशन फाइल में वो सारे फॉर्म लगा लेंगे, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, आप उसको ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि 1000 फॉर्म है, आपको मैंने गड्डी रख दी अलग से, आप उसको कैसे सर्च करोगे? नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपने सारे डेटा को मिक्सअप कर दिया तो यहां पर ये क्या है, एक तरीके से डेटा मिक्सअप ही है कि हर एलिमेंट अलग, क्योंकि आपको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बनती गई, लगाते गए। तो जब सिमिलर टाइप के आइटम्स आपको बनाना हो, डिक्लेयर करना हो, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि एरे, क्योंकि एरे में सर्चिंग इजी, एरे में सॉर्टिंग इजी, एरे में आपको कुछ भी स्प्लिट करना हो, मर्ज करना हो, सब आसान है। इसलिए एरे को हमको यूज करना है। सो इसलिए बात लिखी गई है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग अ वैल्यू इन एरे इज इजियर, एरे आर द बेस्ट टू प्रोसेस मल्टीपल वैल्यूज क्विकली एंड इजीली। एरे को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो उसकी पर्टिकुलर बेस इंडेक्स से। जैसे अगर आप आपने देखा हो वो डायरी आती है जिसमें अल्फाबेट लिखा होता है, और आपको अगर अपने प्रॉपरली जो अल्फाबेटिकली क्रम से आपने उसको जमाया हुआ है, जैसे किसी का नाम आपने लिखा कि फलाने व्यक्ति का अकाउंट आपने लिखा है, उसका नाम चलो मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, शिवम है, तो मैं अल्फाबेटिकली मैं एस नाम से सर्च करूंगा, एस एच पे मैंने उसका नाम लिख रखा है, तो मुझे जल्दी आसानी से मिलेगा। दैट इज द इंडेक्स। मैंने उसका क्या उठाया, इंडेक्स उठाया, और उस इंडेक्स से मैं उस पर्टिकुलर पेज पर चला गया। तो ये है इंडेक्सिंग। समझ में आ गई बात? नहीं तो आप ढूंढते रहो एक एक करके, तो आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो इंग्लिश डिक्शनरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आपको इंग्लिश डिक्शनरी में अगर वो अरेंज ना हो, तो शायद आप उसमें किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए पूरा दिन आप लगा देंगे तो भी आप उस वर्ड को नहीं ढूंढ पाएंगे। सो द बेटर ऑप्शन इज इंग्लिश डिक्शनरी अरेंजमेंट जो आप पढ़ते हो। सो एरे आर द गुड फॉर स्टोरिंग द मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल वेरिएबल। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मोस्ट केसेस रिक्वायर स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा टाइप। वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, बफरिंग हो रही है, अभी भी हो रही है बफरिंग। बेटा आपके साइड से चेक करो, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर भी मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल टीम को भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्या है, मेमोरी एलोकेशन कैसे हो रही है, कैसे होता है। ओके, ठीक है बेटा, आपके साइड से हो रही होगी, एक बार आप नेट देख लो या तो रिफ्रेश कर लो। मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन एरे का मतलब यह है कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। जैसे अगर मैंने आपसे बात की कि हमारे इस मेमोरी में, हम एरे में बेस बेस एड्रेस कितना है, 100 है। ठीक है, तो अगला मेमोरी एड्रेस क्या होगा, 104 होगा, अगला 108 होगा। इन ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया है। इन रियलिटी इन कंप्यूटर मेमोरी एलोकेशंस नॉट श्योर कि 100 से शुरू होता है, वो आपको कुछ अलग ही मिलेगा, है ना, उसकी नंबरिंग अलग होती है। तो ये तो मैंने मान रखे हैं, एज्यूम कर रखे हैं, इन रियलिटी नहीं होता है। 100, 104, 108, 112 और 116। अब ये जो चार चार बिट का यहाँ चार चार का डिफरेंस दिख रहा है, ये भी डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनको 2 बाइट लेते थे, सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ। फिर कुछ में 4 बाइट लेने लग गए, तो इसलिए अभी आप इस पर ज्यादा नहीं उलझना। ना क्वेश्चन पूछना कि सर 2 मार लेगा कि 4 लेगा, 2 सही है कि 4 सही है, दोनों सही है। वो आपको जब क्वेश्चन देगा तो पहले बता देगा कि मेमोरी इज एज्यूम एज इंट एज एज्यूम एज 4 बाइट, आपको देगा वो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हर बच्चे के अंदर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए बिल्कुल मत समझना, ये डिपेंड है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है ये। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा मेमोरी एलोकेशन है कि पहले एरे 0 को जगह मिली जिसका एड्रेस 100, एरे 1 को जगह मिली 104, एरे 2 को जगह मिली 108, एरे 3 को जगह मिली 112, एरे 4 को जगह मिली 116। इसका मतलब यहां पर हमने जो इसका इनिशियलाइजेशन किया है, सॉरी डिक्लेरेशन किया है, वो ए इंट एरे और 5, इस तरह से हमने इसका डिक्लेरेशन कर दिया। और ये हमने जो डिक्लेरेशन बताया है ये सी प्लस प्लस में है। हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग सिंटेक्स है,
बट कॉन्सेप्ट एक ही है। बिल्कुल है, जो क्वेश्चन आपने अंकित पूछा है वो बिल्कुल सही है कि एरे जब हम बनाते हैं तो बेटा कंपाइल टाइम हम लोग डिसाइड कर देते हैं, लेकिन जब हम रन टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम इसको लिंक लिस्ट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिकली हम इसको बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो बेसिक ऑपरेशन हम लोग एरे में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब कि हम हर एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं ट्रैवर्स करते वक्त। सो दिस ऑपरेशन इज यूज टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द एरे, या हम उसको एक्सेस कर रहे हैं या उसको प्रिंट कर रहे हैं। इंसर्शन का मतलब कि हम उसमें ऐड कर रहे हैं कोई एलिमेंट पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे 5वें नंबर पर कोई एलिमेंट को ऐड करना है, डिलीशन करना है, सर्चिंग करना है, अपडेशन करना है, जो भी करना चाहे वो हम बेसिक ऑपरेशन है। शॉर्टिंग करनी है, शॉर्टिंग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप डेटा एलिमेंट्स को अरेंज कर दो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात आती है 2D अरे क्या होता है। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 2D अरे वो है जिसको आप रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हो, और रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट होगा उसी को आप 2D बोलते हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज होंगी, लाइक R1, R2, है ना। अब लेकिन इसमें वही बात है, इंडेक्सिंग कहां से होगी? R0, R1, R2, C0, C1, C2। जैसे अगर हम बात करें कि A0, 0, A0, 1, A0, 2। ठीक है, 3 रो होगा, 3 कॉलम। फिर यहां पर अगर हम देखें, ये हो गया A1, 0, A1, 1, A1, 2। फिर यहां पर A2, 0, A2, 1, A2 और 2। ठीक है, ये थोड़ा बाहर बना लो, अंदर बन नहीं पाए एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली रो और कॉलम के फॉर्म में इसको हम अरेंज करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी ये लगातार में ही मेमोरी एलोकेशन होता है। So 2D array can be defined as an array of arrays. The 2D array is organized as the matrices which can be represented as the collection of rows and columns. However, 2D arrays are created to implement a relational database look alike a data structure. आपने अगर रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा है, आरडीबीएस पढ़ा है, तो उसमें भी हम वही करते हैं। रो और कॉलम के फॉर्म में हमारा डेटा होता है, जिसमें हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल बनाते हैं, उस टेबल के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। उस टेबल को आप एज एन एंटिटी बोलते हो। ठीक है, so it provides the ease of the holding bulk of the data at once, which can be the passed to any number of functions wherever required, depend on need, है ना। लाइक कैसे इसका हमने इनिशियलाइजेशन, जैसे अभी ये देखो हमने आपको एक डायग्रामेटिक बताया हुआ है, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। देखिए, ये हमने C++ में लिया है, बार बार बोल रहे हैं। जावा में भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है डिक्लेयर, लेकिन आपको यहाँ पर इंस्टेंशिएट भी करना पड़ता है। तो उसको आप न्यू वेरिएबल के द्वारा इंस्टेंशिएट भी करते हैं। इंस्टेंशिएट का मतलब कि आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। तो इंट एरे मैक्सिमम रोज एंड मैक्सिमम कॉलम्स, पहले आपको वो बताना पड़ेगा कि रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, सो हाउएवर इट प्रोड्यूसेस द डेटा स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक अ फॉलोइंग। लाइक देखो, 0 से शुरू हुआ n-1, 0 से शुरू हुआ n-1, जितनी रो हैं और कितने कॉलम है। तो यहाँ पर n रोज हैं, n कॉलम्स हैं, बट जो इंडेक्सिंग होगी रो की होगी तो 0 से n-1, कॉलम्स की होगी तो भी 0 से n-1 तक होगी। ये देखो एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट, अब देखो थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे वही बात लिखी है कि किस तरीके से हम इसको करते हैं, डायग्राम को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जो ये डायग्राम है वो बिल्कुल अभी समझ पाएंगे आप। देखिए, दिख रहा है, विजिबल है सभी को? एरे 0 0, ये पहला एलिमेंट होगा पहली रो का। जीरोथ रो, जीरोथ कॉलम का पहला एलिमेंट है। इसको आप पहली रो पहला कॉलम बोलो, चाहे जीरोथ इंडेक्स रो जीरोथ इंडेक्स कॉलम का आप पहला एलिमेंट बोलो, एक ही बात है। फिर दूसरा एलिमेंट आपका है जीरोथ रो का वन कॉलम का। इसी तरीके से आप सारी रो और कॉलम्स में डेटा को अरेंज कर सकते हो। जो लास्ट एलिमेंट है वो है आपका n-1, n-1 मतलब n-1 रोज और n-1 कॉलम का एलिमेंट। आपसे पूछा जाए कि, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये टोटल कितनी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो कितनी रो हैं इसमें? n रो हैं। कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कितने कॉलम्स को ये मेमोरी मिलने वाली है? अब थोड़ा अपन बड़ा एग्जांपल लिया है, n स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा n इंटू एन। और चूंकि ये कितने कितने बाइट में लेता है, 4, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 4n स्क्वायर, राइट? ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो n नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, यानी कितने टोटल हो गए एलिमेंट्स? n स्क्वायर एलिमेंट्स हो गए। हर एलिमेंट को एक मेमोरी मिलेगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे बेसिकली। ठीक, समझ आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग मैट्रिक्स में समझते हो बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लिखते हो ना, A11, A12, A13। बस वहां पर हम 1 से करते हैं इंडेक्सिंग, यहां पर हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है। A21, A22, A23, है ना, A31, A32, A33। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आप बोलते हो रो और कॉलम के टर्म्स में। बस मैंने क्या बोला, फिर वही बात, मैंने एक आइडियली ले लिया कि 4 बाइट है, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग लेता है। फिर वही, ये क्वेश्चन मत बार बार मत पूछो, जब मैं बोल चुका हूं कि 4 बाइट और 3 बाइट, बार बार मत बोलो। चलो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने पढ़ लिया है 2D अरे क्या होता है, 1D अरे क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है अरे का। तो क्वेश्चन है, उस पर हम विचार करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे। चलिए क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर दें जल्दी से, फिर मुझे बताएं इसका आंसर। क्वेश्चंस आपको लिखना है। क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पर क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं मिलेगी। थ्योरी की पीडीएफ आपको हम देंगे। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको नोट ही करने होंगे। चलिए, क्या आंसर होगा? विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब, पहले हम ऑप्शंस पढ़े हैं। डेटा स्ट्रक्चर दैट शोज हायरार्किकल बिहेवियर, बिल्कुल नहीं, लीनियर होता है। कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिमिलर टाइप, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही होगा ये आंसर। ठीक है, एरेज आर इम्यूटेबल वंस इनिशियलाइज, ये सब का कोई मतलब नहीं है। एरेज इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, ये भी नहीं कह सकते। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन जो कि यहाँ लिखा होगा, जितनी जरूरत है उतनी उतना ही लिखा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है, सी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है,
इम्यूटेबल मतलब ये होता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल को मतलब आप चेंज कर सकते हो, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एरेज में आप एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि जो मैंने बना दिया उसे आप चेंज ना कर पाओ। ठीक है, क्लियर, ये मतलब है। अब अगली बात कि हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनिशियलाइजेशन बताया था, ठीक है। हाँ, नहीं, स्टैटिक अलग चीज हो गई। स्टैटिक स्थिर बोल सकते हैं आप उसको, वो एक अलग बात हो गया, पर स्टैटिक के टर्म में बात करना सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। इंट एरे 3 इक्वल्स टू, कर्ली ब्रेसेस में हम एलिमेंट्स को दिखाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं। ये हो नहीं सकता, ये हमेशा याद रखें कि सबस्क्रिप्ट नोटेशन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। नहीं, वेरिएबल को नाम जब आप देते हो, नहीं, एक मिनट, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं, जरूरत नहीं है, आपने नाम दे दिया है ना, ये तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, हाउ डू यू इनिशियलाइज जनरल, लेकिन इसमें सारे नाम ऐसे दिए होना चाहिए वैसे, ऐसा होना चाहिए, सभी में देना चाहिए नाम। तो आप दे सकते हो ये इंट एरे, पर ऐसा होना चाहिए। बेसिकली बेसिकली ऐसा होना चाहिए। ये जैसे सपोज दैट है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, मैं एक बार थोड़ा बता देता हूं। हालांकि हो सकता है ऑप्शंस में, क्योंकि ये नाम बोले हैं, पर एक्चुअल में ये तो होता है डेटा टाइप, फिर ये होता है नेम। लेकिन अगर इसका नाम हम इंट एरे बोल दें तो भी गलत नहीं है, पर इंट होना चाहिए पहले, यही कहना चाह रहे हो ना? इंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर नाम सही है वैसे, है ना, लेकिन यहाँ पर स्पेस देना चाह रहे होंगे हो तक, है ना, तो यहाँ पर ये हम करेक्शन करवा देंगे, क्योंकि वैसे तो इसका मतलब यही है, ये है इंट ए डबल आर, और यहाँ पर 3, या तो हम ऐसा लिख दें इसको, या फिर इसको एक और तरीके से भी हम बोल सकते हैं, इंट ए डबल आर, और ये ब्लैंक छोड़ दें, पर यहां एलिमेंट दे दें, तो भी ये ऑटोमेटिक ले लेता है। सही बोल रहा हूं? ठीक, ये ऐसा भी हो सकता है। स्पेस होना चाहिए। हाँ, इंट हो, मैंने बोल तो दिया, इंट के बाद स्पेस होना चाहिए। स्ट्रिंग अलग चीज है, एरे अलग चीज है, ठीक है। और म्यूटेबल और इम्यूटेबल का ज्यादातर कॉन्सेप्ट आप देखते हो पाइथन में, ठीक है। अभी यहां पर हम एरे पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इम्यूटेबल और म्यूटेबल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि एरे द कंटेन्स ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? इसलिए भी ज्यादा उसमें ना उलझे कि म्यूटेबल इम्यूटेबल, जब हम ज्यादा डेप्थ में चलेंगे स्ट्रिंग्स वगैरह, क्योंकि एरे वगैरह नहीं होता है, स्ट्रिंग्स होती हैं, कहाँ होती हैं, कब होती हैं, अभी इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर कौन सा होगा? वैसे स्पेस होना चाहिए, तो अभी के लिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। मैं इसमें करेक्शन करवा लूंगा, एक मिनट ऑफ, मैं पेपर में, हो सकता है कि इसमें छूट गया हो, ठीक है। यहाँ पर स्पेस होगा, सॉरी, इस वाले में है ना, ऑप्शन वैसे सी होना चाहिए अगर इन ऐसा लिखा होता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंस्टेंशिएट एन एरे इन जावा। जावा में आप किस तरह से एरे को इंस्टेंशिएट करते हैं? तो ऑप्शन जल्दी बताइए आंसर, पढ़ा हो अगर किसी ने तो। इसका आंसर होना चाहिए सी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, यहां पर भी देखो स्पेस होना चाहिए, जहां पर भी ये है इसको थोड़ा अंडरस्टूड करके मान लीजिएगा कि एरे में
के पहले ही स्पेस है, मैं ना मार्क कर लेता हूं, तो अगली बार जब ये चीज आए तो आपको दिक्कत ना करे। स्पेसेस है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी स्पेसेस हैं, वो सभी जगह थोड़ा सा ये हो गया है, तो आप थोड़ा सा इस बात को एज्यूम कर लेना। हाँ स्पेस होगा, बोल तो रहे हैं, स्पेस को एज्यूम कर लें कि अभी है यहाँ पर, है ना। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हाउ डू यू इंस्टेंशिएट एन एरे इन जावा, सो इंट स्पेस एरे, तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पर इंट ARR, और ये हो गया सबस्क्रिप्ट नोटेशन इक्वल्स टू, चूंकि हम डायनेमिकली वहां पर क्रिएट करते हैं एरे को, तो हमने लिख दिया न्यू इंट और 3, क्योंकि वहां पर हम जो भी जावा में हम जो भी करते हैं वो बेसिकली एक तो क्लास के द्वारा करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसको न्यू के द्वारा ही बनाते हैं बेसिकली। इसलिए यहां पर ये हो गया न्यू इंट, और 3 वेरिएबल का था तो 3 वेरिएबल को हमने इंस्टेंशिएट कर दिया। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना तो नहीं है, वैसे तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, मैंने आंसर बता दिया है। Which of the following is the correct way to declare a multi-dimensional array in Java? यहां पर भी स्पेस को एज्यूम कर लें, यहां पर दिख नहीं रहा है पर वैसे है यहां पर स्पेस, है ना। नहीं नहीं, ये अभी आपने जो एरे का सक्षम, आपने जो अभी आंसर दिया है इंट ARR और ओपन ब्रेसेस, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर एरे में सबस्क्रिप्ट नोटेशन को यूज करते हैं। ध्यान रख लेना, कभी भी आप इस तरह का जो भी आंसर दे रहे थे, ये किसने दिया है आंसर इस तरह का, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ये यूज होता है ओपन ब्रेसेस फंक्शन में। किसमें यूज करते हैं, फंक्शंस में। तो फंक्शन अलग हो गया, एरे अलग हो गया, ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा आंसर होगा, देखो मल्टी डायमेंशनल पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा, और ऐसा कभी आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा नहीं, किसी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट तो नहीं होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंट दोनों यहां लिख दिया और ARR लिख दिया, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, करेक्ट, दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़े, ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, तो मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहें तो। आपको बताना है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, इस जावा कोड का आंसर क्या होगा। ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक चला गया क्या, अच्छा ऑटोमेटिक, ओ भाई हटो, वही मैं सोचूं ये क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा चलिए, इसका आंसर बताना है, बताइए। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, मैंने हटा दी उसको, कोई बात नहीं। पब्लिक क्लास एरे, देखो एरे को चूंकि जावा हम पढ़ रहे हैं, तो जावा में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ये जावा का कोड है, तो पब्लिक क्लास एरे, एरे के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ी उस एरे को डिक्लेयर करने के लिए, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो इसका मेन फंक्शन होता है, फिर उसके बाद में देखिए डिक्लेरेशन है, ये क्या है, डिक्लेरेशन है, और डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन बोल सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है
कि यहां पर हमने कोई वैल्यू भी पुट कर दी। इसका मतलब ये है कि हमारा 5 बॉक्स का एक एरे बन गया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ये ARR0 है, ये ARR1 है, ये ARR2 है, ये ARR3 है और ये ARR4 है। तो अब हमको ये बताना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एक फंक्शन है जो प्रिंट करता है। ठीक है, ये क्या है? फंक्शन है प्रिंट, या हम सब बोल सकते हैं कि ये प्रिंट एक्शन है, प्रिंट इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, प्रिंट इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो प्रिंट इंस्ट्रक्शन में ये दोनों ही वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR2, ARR2 का मतलब क्या है? देखो ARR2 ये है, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा बेटा? 3 हो गया प्रिंट। दूसरी बात ARR4, ARR4 इसका मतलब कौन सा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है? 5, तो अगला एलिमेंट होगा 5। ln है, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन से इसका आउटपुट आएगा, तो 3 और 5, बट हमें आंसर देना है तो किस फॉर्म में देना है? 3 एंड 5। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ए। ठीक, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े, चलो। ये इसका आंसर है। एरे का बेस इंडेक्स हमारा पता है हमको 0 से स्टार्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको फिर से इसका आउटपुट बताना है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है। पब्लिक क्लास एरे, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम जो लोग जावा जानते हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें, नहीं भी जानते तो इसमें जावा जानने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट को देखना है कि लिखा है इंट ARR, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं डिक्लेयर, और इसमें एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो पहले हम इसको डिक्लेरेशन कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 1 2 3 और 4 और ये हो गया 5। तो पहला हमारा एड्रेस हो गया ARR0, ARR1, ARR2, ARR3 और ARR4। अब इसने क्या बोला है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ARR5। देखिए ये हमारी प्रिंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका आंसर 5 दे देंगे, बहुत आसानी से दे देंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि 5वां एलिमेंट पूछा गया। नहीं भाई, ये है इंडेक्स। क्या है ये? इंडेक्स, एलिमेंट नहीं है ये, क्या है? इंडेक्स है। अब ARR5 पे कोई एलिमेंट आपका एसोसिएट नहीं है, यानी कि आप कौन से वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो? छठे नंबर वाले एलिमेंट को, जिसके लिए आपने कोई मेमोरी बनाई ही नहीं, उसके लिए आपने कोई एलिमेंट स्टोर किया ही नहीं। तो इसमें क्या आएगी बेटा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन नहीं होगा ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एरे आउट ऑफ बाउंड, मतलब आप उसके आगे के बॉक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, जो कि नहीं है पॉसिबल। इसलिए जो एक्सेप्शन है, अब एक्सेप्शन जो है वो कई तरह की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप की एक्सेप्शन, या हम एरर कहें या एक्सेप्शन कहें, एक ही बात है। कहीं एक्सेप्शन बोलते हैं, कहीं एरर बोलते हैं, तो डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जावा में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लिमिट से ज्यादा के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, या लिमिट से कम, यानी ना तो आप माइनस वाले एलिमेंट कर सकते हो और ना ही आप लिमिट से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऑकर?
अगला क्वेश्चन है कि ये जो इंडेक्स अभी एरर देखी, एक्सेप्शन देखी, वो कब ऑकर होती है, ये आपको बताना है। ऑब्वियसली बात है, ये कंपाइल टाइम पे तो नहीं होगी, तो कब होगी? रन टाइम पे। ठीक है, कंपाइल टाइम पे जब भी आप कोई चीज एक्सेस करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। array index out of bounds exception is a runtime exception and the compilation is error free। बिल्कुल ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरेज। बोलिए इसका आंसर है यार। थोड़ी देर पहले ही जब हम एरे को पढ़ रहे थे तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्यों बनाते हैं, क्या मेमोरी में फायदा होता है, बताया था। आंसर है स्पेशियल लोकेलिटी। स्पेशियल लोकेलिटी का मतलब ही यही है कि अपने नियरेस्ट वाले ब्लॉक को एक्सेस करना। जब हमें कभी ऐसा करना होता है तो हम मेमोरी को भी लीनियर एरे के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ स्पेशियल लोकेलिटी। ना तो कैशिंग होगा, बाइनरी ट्रीज भी नहीं होगा, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस को आप क्यू में शेड्यूल करते हो, बाइनरी ट्रीज को भी आप नॉर्मली नोड्स वगैरह बनाते हो तो लिंक लिस्ट वगैरह से आप यूज करते हो। कैशिंग का मतलब अलग चीज हो गया। तो यहां पर आएगा स्पेशल लोकेलिटी। सीक्वेंशियली लोकेलिटी, स्पेशल केस ऑफ स्पेशल लोकेलिटी, इसको आप ये भी बोल सकते हो सीक्वेंशियल लोकेलिटी। सीक्वेंशियल लोकेलिटी बोलें is the special case of spatial locality। ठीक है, ये एक बात लिखी हुई है। दूसरा, यूज ऑफ डेटा एलिमेंट्स, आप ये भी बोल सकते हो यूज ऑफ डेटा एलिमेंट्स, यूज ऑफ डेटा एलिमेंट्स एट एज अ नियरेस्ट, है ना, विद इन रिलेटिवली क्लोज स्टोरेज लोकेशन, within relatively close memory locations is called spatial locality। ये शायद आपको मैं एडिशनल के तौर पर लिखा रहा हूं, इसलिए आप ये बात लिख लेना, या आपको नहीं दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा बात जो मैंने अभी बताई है। स्पेशल लोकेलिटी, sequential locality is the special case of spatial locality, use of the data elements, या हम बोल सकते हैं use of the data element within a relatively close memory location is called spatial locality। ओके, आगे बढ़ें। ये यहां पर इसका explanation है कि whenever a particular memory location is referred to, it is likely that a location nearby are also referred. So array are stored as a contiguous blocks in memory. So if you want to access array element, the spatial locality makes it to access quickly।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रैवर्सल ऑफ द वन डायमेंशनल एरे इन एनी इंस्ट्रक्शन चार्ट विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कोई भी वन डायमेंशनल एरे को यूज करना चाह रहे हो तो स्पेशल लोकेलिटी ही, स्पेशल लोकेलिटी का मतलब कि आप नियरेस्ट मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, चाहे आप उसके बेस इंडेक्स से ही क्यों ना करें, आपने जो भी उसके नियरेस्ट ब्लॉक्स हैं उसके आसपास के ब्लॉक्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल लोकेलिटी। चलो नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड कौन सी देखनी है भाई? कौन सी स्लाइड देखनी है? ये देखनी है, ये देखनी है? चलो एक बार देख लो, यही वाली देखनी होगी, जल्दी नोट करिए। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आज एरे हम फिनिश कर लें। एरे का एप्लीकेशन भी एक और है, स्पर्स मैट्रिक्स, जो सिलेबस में दिया गया है ना, हो जाएगा आज ही, थोड़ा सा स्पीड से करें। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरेस, बताइए। कंप्यूटर में डीपीपी नहीं मिलता है, ये आपको दे तो रहे हैं हम, जरूरत नहीं है डीपीपी की। ठीक है, डीपीपी नहीं मिलता, हर चीज का डीपीपी नहीं दिया जाता है। मैथ्स का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है जो आपको डीपीपी के फॉर्म में मिल जाता है। What are the advantages of array? So objects of the mixed data type can be stored, बिल्कुल नहीं होगा। Elements in array cannot be sorted, बिल्कुल नहीं हो सकता है। Index of first element of array is 1, बिल्कुल नहीं हो सकता। Easier to store element of the same type, so option D is correct। ठीक, चलो आगे बढ़े। नहीं, वो कुछ और बात लिखी है, वो ये बात नहीं लिखी है, ये अलग चीज हो गई। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज 1, ये नहीं होगा। ठीक है, वो जो बात आप बोल रहे हो वो थ्योरी में लिखी हुई है, पर वो उसका मतलब अलग है। उसका मतलब ये है, वो चीज आगे जाकर के इम्प्लीमेंट आप भले ही कर सको, लेकिन जो इनिशियली आप डिफॉल्ट एरे बनाते हो वो जीरो से ही शुरू होता है। इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी, वो तो फिर आप किसी भी एलिमेंट को किसी में भी स्टोर कर रहे हो, एक्चुअल में आप उसको चेंज कर रहे हो। हाँ, उस पर आप पॉइंटर वेरिएबल सेट कर लो या जो भी कर लो, वो चीज अलग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़े। व्हाट आर द डिसएडवांटेज? अब किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और स्टैक कॉर्नर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, नहीं। देयर आर द चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट्स इंसर्टेड इन array आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। क्योंकि आपने एरे का साइज अगर 100 ब्लॉक का बना दिया और आपने उसमें 10 एलिमेंट डाले, तो 90 एलिमेंट के लिए जो मेमोरी एलोकेशन हुआ वो हो गया वेस्टेज, जिसको आप बोल रहे हो डिसएडवांटेज के तौर पर। तो अगला आंसर आपका होगा बी। अरे सी कैसे होगा? इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे कैन बी नेगेटिव, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो ये एडवांटेज भी नहीं हुआ, डिसएडवांटेज भी नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकती। ये बात तो हो ही नहीं सकती, ये बात हो नहीं सकती। एलिमेंट्स आर सीक्वेंसली एक्सेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हम किसको इसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एज्यूमिंग int of 4 bytes
हाँ, डायनेमिक एरे आप बना सकते हो, एरे को भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बना सकते हो। Assuming int is of 4 bytes, so what is the size of int array 15? यहां पर आपसे बोला गया है कि int को एज अ 4 बाइट कंसीडर किया गया है कि एक ब्लॉक 4 बाइट का है, ये ठीक। सो व्हाट इज द साइज ऑफ द int array 15? यहां पर 15 एलिमेंट्स हैं और हर ब्लॉक, हर एलिमेंट जो है वो 4 बाइट लेता है मेमोरी में, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 60 बाइट्स की हो गई। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इन जनरल द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन एरे इज 0। जनरली यही होता है, बाकी फिर वो जो आप बोल रहे होते ना 1 और n इंडेक्स, तो वो सेट करना पड़ता है, वो आप सेट करोगे तो ही होगा। तो जनरली जो एरे का इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट्स इन एन एरे आर एक्सिस्ट, कैसे होता है बोलो? ये तो सीधा सीधा आंसर है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, अरे फिर सीक्वेंशियली आंसर आप लोग दे रहे हो, कैसे दे रहे हो भाई? रैंडमली एक्सेस्ड होता है भाई, इतनी बार बता चुके हैं, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो। बी कैसे दे रहे हो आप, जब सीक्वेंशियल होता ही नहीं है, लॉगरिथमिक होता ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल होता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्पर्स मैट्रिक्स, जो कि हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरे है, जो आपके टॉपिक में है, एप्लीकेशन ऑफ एन एरे, ये टॉपिक है। और उसमें ये टॉपिक है स्पर्स मैट्रिक्स क्या है बेसिकली। A matrix can be defined as a two-dimensional array having the m rows and n columns. A matrix with m rows and n columns is called m cross n matrix. ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज और m कॉलम्स है। लाइक हमने उसका एक एग्जांपल लिया कि 3 क्रॉस 3 का ये एक मैट्रिक्स है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है। अभी हम स्पर्स मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मैट्रिक्स। स्पर्स मैट्रिक्स क्या होता है और नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है, दोनों में अंतर हम बताते हैं। बेसिकली स्पर्स मैट्रिक्स हम लोग डिजाइन करते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिममली 0 हो, सर्टेन एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, उसके लिए करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं तो अभी थोड़ा हम समझेंगे। स्पर्स मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस दैट हैव द मेजॉरिटी ऑफ देयर एलिमेंट्स इक्वल टू 0, यानी बाय डिफॉल्ट इसके जो एलिमेंट होंगे वो 0 होते हैं मैक्सिममली। ठीक है, so in other words the sparse matrix can be defined as the matrix that has a greater number of zero elements than the non-zero elements. ठीक है, now the question arises, so we can also use the simple matrix to store the elements, then why is sparse matrix required? मतलब सीधी सी बात है, ये एक मैट्रिक्स है और उसमें सपोज दैट कि 0 0 0 1 है, 2 0 0 0 और 0 1 3 0 और 0 0 0 4। सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 की, ये अभी हमारी एक सिंपल मैट्रिक्स है। इस सिंपल मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी एलिमेंट एक्सेस करेंगे तो 0 एज अ एलिमेंट होगा, लेकिन अगर हम ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स। कौन सा है ये, सिंपल मैट्रिक्स। वहीं अगर हम स्पर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्पर्स मैट्रिक्स में 0 वाले एलिमेंट को एलिमेंट नहीं मानेगा, वो किसको देखेगा, नॉन जीरो एलिमेंट। किसको देखेगा, नॉन जीरो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है,
मेमोरी भी उसी को मिलेगी, नॉन जीरो एलिमेंट्स को। आप जो स्पर्स मैट्रिक्स होता है जो सिंपल मैट्रिक्स की तरह ही दिखता है, लेकिन जो इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो हम करते हैं लिंक लिस्ट से। क्या फायदा होता है वो भी जानेंगे, घबराना मत बिल्कुल भी। इसका मतलब क्या है कि वाई इज स्पर्स मैट्रिक्स रिक्वायर्ड, इसको हम स्टोरेज के टर्म्स में समझेंगे अभी। कैसे कि अगर हम इसमें मेमोरी एरिया देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 16, और इसमें जो मेमोरी लगेगी वो हर एक ब्लॉक 4 4 बाइट लेगा, तो कितने हो गई, 64 बाइट्स हो गई। ठीक है, अब अगर 64 बाइट हमारी मेमोरी लग रही है उसको एक्सेस करने के लिए, वहीं इसको जब हम इंप्लीमेंट करेंगे स्पर्स मैट्रिक्स से तो उससे कम आएगी। शुरुआती दौर में अगर हम छोटे मैट्रिक्स के ऑर्डर्स की बात करें तो मे बी कि वो नॉर्मल मैट्रिक्स से मेमोरी ज्यादा हो जाए, बट जब बहुत बड़े बड़े मैट्रिक्स होंगे लाइक 8x8, 16x16, तब हम समझ पाएंगे कि स्पर्स मैट्रिक्स क्यों बेनिफिशियल है एज कंपेरेटिव टू ऑफ सिंपल मैट्रिसेस। अभी मतलब समझाते हैं, घबराने की बात नहीं है। कैसे समझेंगे, तो पहले इसको समझते हैं कि वी नो दैट स्पर्स मैट्रिक्स कंटेन द लेसर और नॉन जीरो एलिमेंट देन जीरो, क्योंकि हम इंप्लीमेंटिव वहां करेंगे स्पर्स मैट्रिक्स में जहां पर मान के चलिए 16 एलिमेंट्स के सेट में 2 या 3 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो अब अगर हम सिंपल मैट्रिक्स की तरह इसको यूज करेंगे तो एक तो एक्सेस करने में टाइम भी लगेगा और स्पेस भी जाएगा, तो यहां पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इसी एरे को स्पर्स के थ्रू करेंगे तो वो सिर्फ नॉन जीरो देखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें एलिमेंट होते हैं जीरो। ठीक है, तो वो किसको देखेगा, नॉन जीरो एलिमेंट को, सिर्फ उसको ही एक्सेस करेगा। अब उसको जो एक्सेस करने का तरीका है वो ये है कि वो देखेगा रो, कॉलम और वैल्यू, तो वो एक ट्रिपलेट का सेट बनाता है। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे बनाता है। we know that a sparse matrix contain the lesser and non-zero element than zero, so less memory can be used to store elements. It evaluates only the non-zero elements. ये किसको evaluate करता है, नॉन जीरो एलिमेंट को। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आएगी आगे तक पूरी बात समझ में आ जाएगी। कंप्यूटिंग टाइम का मतलब क्या है कि उसको कैलकुलेट कैसे करता है। इन द केस ऑफ सर्चिंग in sparse matrix we need to traverse only the non-zero elements rather than the traversing all the sparse matrix elements। इसका मतलब कि अगर मैंने यहां पर कोई भी मैट्रिक्स बनाया है लाइक 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 और 1 0 0, या हम ऐसा बोल सकते हैं 1 0 0 0। सपोज दैट यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 4। नॉन जीरो कितने एलिमेंट है, मैं इसको येलो से मार्क कर रहा हूं। उस वो क्या देखेगा कि नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब क्या है, जीरो है। तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो है। अगर आप सिंपली इसको एक्सेस करोगे तो ये पूरे एलिमेंट्स को पहले सर्च करेगा, तब जाकर के बता पाएगा, जबकि वो क्या देखता है, सिर्फ नॉन जीरो। ठीक है, it saves computing time by the logically designing a data structure traversing non-zero elements। ठीक है, in 2D array representation of sparse matrix there are 3 fields। पहली फील्ड होती है रो फील्ड, दूसरी फील्ड होती है कॉलम फील्ड, और तीसरी फील्ड होती है वैल्यू फील्ड। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ट्रिपलेट हो गया। ठीक, क्लियर। अब क्या होता है रो का मतलब, इट इज द इंडेक्स ऑफ रो वेयर अ नॉन जीरो एलिमेंट इज लोकेटेड। रो का मतलब क्या है कि कौन सी रो है। मान लेते हैं ये R1 रो है, R0, ये R1, ये R2, ये R3, ये C0, ये C1, ये C2, ये C3। तो यहां पर 0 1 2 3, इसमें हम R1 R2 की भी बात ना करें, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, हम सीधे 0 1 2 3 और ये 0 1 2 3, तो रो ये तुम्हारी हो गई रो और ये हो गई कॉलम। तो कौन सी रो का और कौन सी कॉलम का, ठीक है, ये इंडेक्स बताएगा। और वैल्यू मतलब जैसे अगर ये 1 है तो 1 क्या बताएगा, 0 रो 3rd कॉलम।
का एलिमेंट है। वैल्यू का मतलब नॉन जीरो वैल्यू, वैल्यू का मतलब नॉन जीरो वैल्यू। अभी समझ आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सो इट इज द इंडेक्स ऑफ द रो वेयर अ नॉन जीरो एलिमेंट इज लोकेटेड इन द मैट्रिक्स। column, it is the index of the column where a non-zero element located in the matrix. And value, it is the value of the non-zero element that is located in the index, यानी रो और कॉलम। कैसे? जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास में ये स्पार्स मैट्रिक्स का एग्जांपल है। कितने एलिमेंट है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। कितने का है ये? 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस नहीं, ज्यादा का है ये। 1 2 3 5 चौको 20, 5 रो है और 4 कॉलम है। टोटल कितने एलिमेंट हो गए भाई? 20 एलिमेंट्स हो गए। अब आप एक बात बताओ, 20 एलिमेंट्स में से अब अगर इसको नॉर्मली आप एक्सेस करोगे तो पूरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, बट स्पर्स मैट्रिक्स में क्या देखता है वो? नॉन जीरो एलिमेंट। जो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी के 13 क्या हैं? जीरो। जीरो वाले कितने हैं? 13। नॉन जीरो कितने हैं? 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द एबव फिगर वी ऑब्जर्व द 5 1 2 4, हमारे पास में यही है। अब देखते हैं, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मैट्रिक्स इंक्रीज द वेस्टेज स्पेस। अभी इसमें हमको 20 मेमोरी स्पेस कितना लग रहा है? 5 इंटू 4 कितना लग रहा है? 20 मेमोरी स्पेस। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मैट्रिसेस विल इंक्रीज द वेस्टेज ऑफ स्पेस। अभी हम इसको कैसे समझते हैं? देखो, हमने इसको कैसे जमाया कि ये जो एलिमेंट है हमारा 4, वो 0 रो 1 कॉलम और उसकी वैल्यू 4। देखो, 0 रो 1 कॉलम और उसकी वैल्यू 4। और देखो, 0 रो पे दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 5। तो 0 रो 3rd कॉलम 5 वैल्यू। देखो, इसको जमा लिया, 0 रो 3rd कॉलम 5th। थोड़ा हम इसको ऐसे बना ही लेते हैं ना, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे पीछे समझने में। ये हो गया 0 किस किस पे है? 0 रो और 1 कॉलम। नहीं, थोड़ा इसको 0 1 2 3 4 ऐसा ही है ना। और ये है 0 1 2 3, राइट। अब इसको अपन जमा लें जरा। कैसे जमाएंगे? 0 रो 1 कॉलम और वैल्यू 4, 0 रो 3rd कॉलम वैल्यू 5, बाकी 0 0 हो गए। ठीक है, फिर अगर हम 1 पे आए, 1 रो कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 वैल्यू इज 3। 1 रो कॉलम नंबर 3 वैल्यू इज 6, बाकी 0 हो गए। फिर आ गए हम 2 रो पे, 2 वाली पे 2 2 2 2 2 2 वैल्यू क्या है? 2, बाकी सब 0। फिर क्या है? 3rd वाले पे गए, 3rd में 3rd 0 और वैल्यू क्या है? 2, बाकी सब 0 0। 4th वाले पे गए, ठीक है। अब 4th वाले पे 0 पे ये 1 0 0 0। देखो भाई, ये हो गया इंप्लीमेंटेशन। इसको ही हमने किस फॉर्म में लगा दिया? रो कॉलम और वैल्यू के फॉर्म में लगा दिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी लग रही, जरा दिमाग लगाओ। ये यहां पर हमने क्या बता दिया कि टोटल देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितनी रो बताई है? 5। टोटल कितने कॉलम है? 4। टोटल कितने एलिमेंट है? 7। ये यहां पर टोटल बता रहा है, और ये यहां पर रो के नंबर, ये कॉलम नंबर है ना। तो एक की कितनी हो गई? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने ट्रिपलेट बन गए? ये 8। तो अब इसके लिए कितने कॉलम्स दिए थे? 8 गुणे 3। टोटल कितना आएगा स्पेस? 24। ठीक है। अभी अगर हम देखें, ये कितने का है? 5 इंटू 4 का था। कितने का था? 5 इंटू 4 का। तो ये तो हो रहा है 20, लेकिन ये हो रहा है 24। अभी
अगर हम इसको सिंपली एक्सेस करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी 20 स्पेस लेता, लेकिन अभी इसमें 24 ले रहा है। नाउ सपोज अगर मैं इस एरे का साइज बढ़ा दूं, अगर मैं 8 क्रॉस 8 का बना दूं और इतने ही एलिमेंट रखूं, तो 8 क्रॉस 8 में कितना हो जाएगा 64। और अगर मैं 64 एलिमेंट, अब देखो वहां पर 64 हो रहा है और यहां पर कितना हो रहा है 24, तो ये मेमोरी स्पेस बचा है ना। छोटे एरियाज में हो सकता है ये दिक्कत करे, ज्यादा चला जाए, पर जब बहुत बड़े बड़े एरियाज बनाते हैं वहां पर इसको एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली तो आप इसको एक्सेस 3 या 4 ऑर्डर का होगा तो आप उसको नॉर्मली एक्सेस करिए, उसको आप स्पर्स की तरह यूज ना करें, उसको आप नॉर्मल यूज करें। आप स्पर्स की तरह आप यूज कब कर सकते हो, मान के चलो यहाँ पर 7 एलिमेंट ज्यादा दे दिए, 2 ही 3 होते, जैसे मान लेते हैं अगर बाकी सब पे 0 0 होता तो क्या करते, या मान लेते हैं कि इन पे भी अगर हम थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते थे, मान लो ये 0 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 0 लिखा है, ये यहां पर 0 डाल दो, ठीक है, और ये यहां पर क्या लिखा है 0 0 और 3 और 0, ठीक है, और यहां पर 0 0 2 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या रखा था, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 1 0 0 0, और मान लो 0 1 0 0। अभी 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो यहां पर कितने ट्रिपलेट बनेंगे, 15 बनेंगे इसको, है देखो 1 2 3 4 5 और एक टोटल वाला बनेगा 6, 6 तिया 18, तो यहां पर अगर हम देखें तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18, और यहां पर टोटल कितना हो रहा है 20, तो यहां पर ये स्पेस की बचत हो जाएगी। या मान लो यहां पर 0 0 डले होते तब भी हमें बचत हो जाती, ठीक, तो इसको हम एज अ स्पर्स मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। हाँ, टोटल वाले को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी तो बताएगा कि टोटल रो कैसे। एक्सेस तो आप ऐसे ही करोगे ना कि हाँ भैया टोटल रो और कॉलम कितने हैं, उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसको हमें कैलकुलेट करना है। आप जब लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन करोगे तब ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ गया समझ में। सो द साइज ऑफ द टेबल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स in the given sparse matrix. Above table occupy 24 memory space, which is more than the space occupied by the sparse matrix. ठीक है, so what the benefit of the using sparse matrix consider in the case of the matrix, अगर हमने 8 क्रॉस 8 का जैसे बोला कि ले लिया, इसी केस में तो क्या होगा कि वो 64 का ले रहा है और यहां पर टोटल कितना हो रहा है स्पर्श से 24 हो रहा है, तो ये एक बेनिफिट हो गया कि 60 बाइट हमने नहीं, कितना 40 बाइट हमने बचा लिया, 40 मेमोरी लोकेशन बचा लिए, ये इसका मतलब ये होगा। ठीक, क्लियर। चलो तो आगे बढ़े, अब है हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लग रहे हैं 3। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर समझ लो एक बार, देखो मैं फिर एक बार बता देता हूं, मान लेते हैं 1002 है, 0 0 0 1 0 3 0 0 0 और 4 0 0 1 है, ठीक है। कितने वाला है ये 4 इंटू 4 कितना होना चाहिए टोटल 16, ठीक है। अभी यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर आप स्पर्श मैट्रिक्स लगाओगे तो ये कोई बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर ये इसमें भी 0 0 डाल दिए तो कितने एलिमेंट हो रहे हैं 1 2 3 3 4 4 बनेंगे इसमें, 4 तिया 12, तो टोटल होंगे 12, तो इसमें अगर स्पर्श लगाओगे तो बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा, पहले लिखो आप रो, फिर लिखो आप कॉलम, फिर आप लिखो वैल्यू, इसको इंप्लीमेंट ऐसे ही करते हैं। पहला वाला एलिमेंट किस वाले में रो का है 0 0 और उसकी की वैल्यू क्या है 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये है 0 1 2 3, ये है 0 1 2 3। अब देखो
जीरोथ रो में कोई और है क्या? नहीं है। वन थ्रो में गए, कॉलम नंबर 2 पे गए, उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। फिर कॉलम रो ओनली 2 पे गए, नहीं है कोई रूट 2। रो 3 पे गए, कॉलम नंबर 3 पे गए, उसकी वैल्यू 1। तो टोटल यहां पर रोज कितनी है? रो कितनी है टोटल? 3। कॉलम कितने हैं? 3। वैल्यू कितनी है? 3। तो अगर हम देखें 1 2 3 4, कितने? 1 2 3 और 4, कितने ट्रिपलेट? हाउ मेनी ट्रिपलेट? 4 ट्रिपलेट। कितने? 4 ट्रिपलेट यहां पर बने। तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 मतलब क्यों? एक कॉलम, दो कॉलम और 3 कॉलम। यहां पर नंबर ऑफ कॉलम 3। तो टोटल लोकेशंस कितने? 12 मेमोरी लोकेशन। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कम होंगे तो ही आप स्पर्श मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट करें, अदरवाइज आप उसको नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह यूज करें तो ही बेनिफिट होगा। ये बेसिकली हम स्टोरेज लोकेशन बचाने के लिए करते हैं। ठीक, क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज अ स्पर्श मैट्रिक्स? बताइए, आंसर देंगे। हाँ, पढ़िए जरा। डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स। नहीं भाई, डेटा स्ट्रक्चर दैट compactly stores bits, an array in which most of the elements have the same value, an array in which memory is allocated in runtime। बताओ कौन सा होगा? व्हाट इज ए स्पर्श एरे, है ना? सी, सी is correct answer। An array is the most of the element have the same value, that is by default null value, यानी कि 0। समझ गए? इसका मतलब ये है, याद रखना, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ही ये होगा। ये इसका आप वो देख सकते हो। बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी आंसर इज करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम वैल्यू, दैट मींस बाय डिफॉल्ट 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू यूज अ स्पर्श एरे? आप इसको कब यूज करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा है। So when there are the unique element in the array, when the array has more occurrence of zero element, where when the data type of element differ and when elements are sorted। Option B is correct होगा इसमें, because when the array has more occurrence of zero elements। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, लिखना है तो। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, what is the difference between a normal या नेव एरे एंड अ स्पर्श एरे? मतलब दोनों एरे के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बताइए जल्दी से। स्पर्श एरे कैन होल्ड मोर एलिमेंट्स दैट अ नॉर्मल एरे। नो। स्पर्श एरे इज मेमोरी इफिशिएंट। यस, इसका आंसर यही सही होगा, क्योंकि हम जब मेमोरी का इफिशिएंटली यूज करना चाह रहे हैं, जब हमारे पास में मोर देन मैक्सिमम नंबर एलिमेंट्स 0 हैं और उसमें हमें लगता है कि हम इसमें मेमोरी बचा सकते हैं, तो स्पर्श एरे से अच्छा इंप्लीमेंटेशन उसमें और कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, इसका आंसर यही है। देख लें आप एक बार, जिसको देखना है नोट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज द कंटेंट्स ऑफ एन एरे ए आर
कुछ कंटेंट्स हैं एक एरे ए के 1 null 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 10, right? So what would be the size of the array considering it as a normal array and a sparse array? बताएं। ये जो एरे आपको दिया गया है इसमें 1 null 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 और 10 आपको दिया गया है, तो इसका साइज क्या होगा? अगर हम बात करें नॉर्मल एरे की, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, नल का मतलब 0, नल का मतलब 0। बट अगर एज कंपेरेटिव टू स्पर्स एरे तो इसका साइज 1 और 2, यानी कि 0 और 1, मतलब दो ही एलिमेंट्स होंगे, तो दैट मीन्स कि 2, सो 6 एंड 2, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े। A normal array consider null also as an element, but in the sparse array only a non-zero or non-null element is considered। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, what is sparsity of a matrix? What is sparsity of a matrix? क्या होगा? बताएं आंसर। लास्ट स्लाइड अभी बता देंगे, दोबारा से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दें। द फ्रैक्शन ऑफ जीरो एलिमेंट ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका आंसर यही सही होगा। द फ्रैक्शन ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ना। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ओवर द नॉन जीरो द जीरो एलिमेंट, बिल्कुल नहीं। द फ्रैक्शन ऑफ जीरो एलिमेंट ओवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारा ध्यान यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो और कम से कम हमारे पास में नॉन जीरो एलिमेंट्स हो। ठीक है, सो स्पेसिफिसिटी ऑफ द मैट्रिक्स द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स ओवर द टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स। ओके, चलो अब आपको क्या देखना था, लास्ट वाली स्लाइड कौन सी देखनी है? यही है क्वेश्चन, ये वाला है, देख लें एक बार, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसके बाद। मतलब हाँ, मतलब अगर आधे से ज्यादा इस पर नॉर्मल एलिमेंट, भाई देखो आप उसका यूज कैसे करते हो। मैंने बोला आधे से ज्यादा क्या, आधे से कम में भी होगा। अगर हमारा मेमोरी कंज्यूमेंट ज्यादा ले रहा है एज अ नॉर्मल एरे, तो वाई वी यूज एज सिंपल, है ना। वो तो हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमारे पूरे मैट्रिक्स में एक या दो एलिमेंट हैं, या जब बहुत बड़े बड़े साइज के एरे बना रहे हो आप। मान के चलो 10 × 10 का बना लिया, 100 एलिमेंट का एरे बनाया। अब उसमें अगर 4-5 एलिमेंट सिर्फ जीरो नॉन जीरो एलिमेंट के हैं, तो क्यों आप सिंपल तरीके से यूज करोगे और उसका मेमोरी वेस्टेज करोगे? उसको आप एज ए स्पर्स यूज करिए, ये मतलब है। नॉर्मली आप उसको स्पर्स की तरह यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली आप उसको सिंपल मैट्रिक्स की तरह यूज करें। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन, which of the following is the disadvantages of sparse matrix over normal matrices? क्या डिसएडवांटेज है? हाँ, मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि देखिए जब हम मेमोरी का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक रैंडमली हम उसको सर्च कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट नॉन जीरो है, कौन सा जीरो है, दैट इज द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि नील आप नॉर्मली जो सिंपल मैट्रिक्स होता है उसमें आप लीनियर सर्चिंग ही एक तरह से अप्लाई करते हो कि हर एलिमेंट को 1 बाय 1 आप देखते चलते हो। सो वो कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होगी? एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, ना तो स्पीड, ना इजिली, ना साइज। ठीक, as the sparse matrix contains zeros, so we will compute operations only on non-zero values. So this increases the complexity of algorithm, as we need to identify index of zero element first, and that during computation we should not take those index. So it is a disadvantage. Sparse matrix is easily compressible by not storing the zero or null elements, so they require less memory space.
Also only the non-zero elements have to the be computed, so hence computation speed is increases. बिल्कुल सही बात है कि जब आप उसका यूज कर रहे हो तो कंप्यूटेशन की स्पीड तो फास्ट हो ही जाएगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट को देखना है, नॉन जीरो को। जीरो एलिमेंट को तो वो बाय डिफॉल्ट इग्नोर करते हुए चलेगा, ना ही उसको कोई मेमोरी मिलेगी। लेकिन नॉर्मल मैट्रिक्स में अगर जीरो एक एलिमेंट के तौर पर है तो उसको एक मेमोरी मिलेगी। ये डिफरेंस है, बाकी कॉम्प्लेक्सिटी तो होगा। स्पेसिटी मतलब मैंने अभी बताया तो है बेटा, स्पेसिटी का मतलब यही है कि आप जो एलिमेंट्स को देख रहे हो, नहीं टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एडवांटेज होगा स्पार्स का। हाँ, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसएडवांटेज होगा बिल्कुल, क्योंकि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी दो बातों पर निर्भर करती है, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पर टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो डिपेंड है ना। बट नॉर्मल एरे से उसका एडवांटेज नहीं है। अब जैसे मान के चलो, सपोज दैट यहां पर कैसे उसकी कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ेगी। सपोज दैट कि अगर मैंने 1200451000043045, अब मैंने ये एलिमेंट का एरे ले लिया। अब अगर आप इस एलिमेंट को, इस एरे को स्पर्श के हिसाब से करोगे एक्सेस, तो ऑब्वियसली टेकिंग अ टू मच टाइम एज अ नॉर्मल एरे, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम एलिमेंट नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट्स में से? 16 एलिमेंट्स में से, 16 में से कितने एलिमेंट हैं? 9। तो 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो जीरो हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, याद रखना। स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर 9 10 गुणे 30 30 मेमोरी लोकेशंस लगेंगे, तो यहां पर स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हर उसको यूज करें। ओके, सो आज की क्लास में हमने एरेस एंड एप्लीकेशंस फिनिश कर लिया। अब जब अगली क्लास हमारी होगी तो उसमें हम लोग स्टैक पढ़ेंगे। ठीक, उसमें हम लोग स्टैक पढ़ेंगे। तो एरे आज आपका फिनिश हो गया। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, बिकॉज हर क्लास में आपके साथ में हम क्वेश्चन जरूर लाएंगे थ्योरी के साथ साथ। पर पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि थ्योरी को भी एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएं। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ में डिस्कशन करना। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।